हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और फ्रिक्शन के सीरीज ऑफ लेक्चर का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम समझने वाले हैं फ्रिक्शन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली जो लेक्चर फ्लो होने वाला है वो ये है कि सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और जिस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे एंगल ऑफ रिपोज जिसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ स्लाइडिंग। फिर उसके बाद एंगल ऑफ स्लाइडिंग और रिपोज समझने के बाद हम लोग 3 केसेस समझेंगे जिसमें वो स्लाइड करेगा, जिसमें नहीं करेगा, और जिसमें करेगा तो कितने के एक्सेलरेशन से करेगा। फिर हम लोग उसी चीज को एक क्वेश्चन से समझेंगे, फिर क्वेश्चन लेंगे, और फिर हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन के नेचर को समझेंगे कि फ्रिक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। अल्टीमेटली उसका मुद्दा यही है कि मैं ऑब्जेक्ट को चलने नहीं दूंगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू दोनों साइड लगा दूंगा लेकिन चलने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस पर अगर सवाल दे दिया जाए तो आप किस तरह से फ्रिक्शन पर अगर कर्व सरफेस पर सवाल दे दिया जाए तो किस तरह से आप उस पर उसको सॉल्व कीजिएगा, किस तरह से उस पर उसको काम कीजिएगा और उसे उसके आंसर को ढूंढिएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग इस पूरे लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। तो इन तक देखते रहें, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर तो एंड में आप खुद ही कर दोगे क्योंकि लेक्चर इतना पसंद जो आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है या फ्रिक्शन का जितना भी सीरीज ऑफ लेक्चर उन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फ्रिक्शन। बेहतरीन अंदाज में समझेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। अच्छा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ध्यान से अगर आप देखें तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। किसकी फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इसके वर्ड को थोड़ा आप व्हेन यू गो थ्रू दीज वर्ड्स यू फील, जब आप इस वर्ड से होकर जाएंगे तो आपको फील होगा कि हम किसके एंगल की बात कर रहे हैं? फ्रिक्शन के एंगल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन का एंगल, मतलब कि फ्रिक्शन का एंगल। यस सर, फ्रिक्शन का एंगल। अच्छा, फ्रिक्शन के एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि फ्रिक्शन और एंगल में, मतलब फ्रिक्शन के एंगल में फ्रिक्शन के साथ कुछ उसका ताल्लुकात है, कुछ रिलेशन है। यस, क्या है? ध्यान से देखिए। मतलब कहने का है कि अगर हम फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि फ्रिक्शन और ठीक है, फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इस दोनों में रिलेशन। फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में दोनों में रिलेशन। फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन। अच्छा, क्या रिलेशन है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम फ्रिक्शन के एंगल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे पर क्या कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसी का नाम है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड होगा? फ्रिक्शन। मतलब कि फ्रिक्शन अगर बढ़ा तो अगर मान लेते हैं कि ये अल्फा है तो अल्फा भी बढ़ेगा। अगर फ्रिक्शन घटा तो अल्फा भी क्या होगा? घटेगा। यह बात समझ में आ रही है? मतलब इसके वर्ड्स को फील कीजिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एंगल, इसका मतलब कि वो जो एंगल है वो फ्रिक्शन से डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है। फ्रिक्शन अगर बढ़ रही है तो एंगल भी बढ़ेगा। फ्रिक्शन अगर, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसको देखिए ध्यान से, ये मैंने क्यों बताया है अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा मैंने क्यों बताया। हमने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, हमने एक ब्लॉक लिया। अब ध्यान से देखें, हमने एक ब्लॉक लिया है तो इस पर इसका कुछ मास है m, तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। हमने इस पर फोर्स लगाया, इधर कुछ अप्लाइड, F अप्लाइड, तो आपको पता है कि इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब इसकी अगर हम FBD बनाए, FBD, तो ध्यान से देखें, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, फ्रिक्शन लग रहा है इधर,
FBD को थोड़ा ऊपर लिख दो, FBD। ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है। इस दोनों का अगर हम पैरेललोग्राम, आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है, आपके ध्यान में पूरा वेक्टर है, तो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, और ये फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन। अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो यही ना इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट यही है, आर वेक्टर दोनों का, नॉर्मल और एफ का। अब हम किसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहें, इस वाले को या इस वाले को? ये आपके दिमाग में सवाल आया होगा। तो इस सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया। उस एंगल को लेंगे, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब उसका और फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ रिलेशन है। रिलेशन कैसा वाला? डायरेक्ट। एंगल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एक और फिगर यहां ड्रॉ कर रहा हूं। इस फिगर में मैंने थोड़ा फ्रिक्शन बढ़ा दिया, नॉर्मल, नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब ये नॉर्मल, ठीक है, ये यहां आ गया, फ्रिक्शन यहां है। अब आप ईमानदारी से बताएं, कौन सा एंगल फ्रिक्शन के बढ़ने से बढ़ा? कौन सा एंगल फ्रिक्शन के बढ़ने से बढ़ा? ठीक है, हाँ, ये नॉर्मल, ठीक है। कौन सा एंगल फ्रिक्शन के बढ़ने से बढ़ जाएगा? ये कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए एक और फिगर ले लेता हूं, एक और फिगर, एक और फिगर। ये फ्रिक्शन यहां, ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन। अब बताइए, फ्रिक्शन के बढ़ने से कौन सा एंगल बढ़ रहा है? ये वाला, नीचे वाला कि ऊपर वाला? तो आप क्लियरली कहोगे कि सर फ्रिक्शन के बढ़ने से, फ्रिक्शन के बढ़ने से ये वाला एंगल बढ़ रहा है, ये वाला एंगल बढ़ रहा है, ये वाला एंगल बढ़ रहा है। ओ माय गॉड्स! इसलिए हम इसे, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ रहा है ना, ये साइड बढ़ती चली जाएगी, कॉमन सेंस वाली चीज है, ये साइड बढ़ती चली जाएगी तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। मतलब आप सिंपली ऐसा देखो कि ये एक फिगर और ये एक फिगर, मतलब इसके बगल में ये एक फिगर, तो ये साइड बढ़ गया तो एंगल भी बढ़ा ना भाई, एंगल भी बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन बढ़ने से कौन सा एंगल भी बढ़ रहा है? तो ये वाला। इसलिए हम इससे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्यों कहेंगे उसको मैंने पहले ही आपको बता दिया, और यहां फील भी करा दिया कि इसी वाले को क्यों एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों इसे कहेंगे, ये तो आपने समझ लिया भाई, कि क्योंकि एंगल फ्रिक्शन बढ़ने से वो वाला एंगल बढ़ रहा है। अब थोड़ा मैथमेटिकल काम कर लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स। चलिए देखिए, अब ध्यान से, ये आर, ये एफ, ठीक है, ये एफ, ये एन। अब ध्यान से इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल का नाम डाल दीजिए ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा, तो आपको क्या मिलेगा? इस अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर क्या है? फ्रिक्शन। और बेस क्या है? n। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, tan अल्फा बराबर f अपॉन n होता है। हमने ये भी पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू n, और नीचे भी क्या है? n। तो n से n हो गया डिचिक डिचिक, तो tan अल्फा बराबर क्या आ गया? म्यू। ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स, इट्स मीन, इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई? यही हमारा मसला था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो ये है, मतलब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ये एंगल भी इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसे नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3, नोट कर लीजिए इसको, 1 2 3। चलिए यहां तक की कहानी आपने समझ ली है। अब हम बात करेंगे इसी तरह के एक और एंगल की, जिससे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज,
एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। इस रिपोज को हम लोग स्लाइडिंग के भी नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग को हम लोग मतलब दोनों ही नाम से जानते हैं। होता क्या, ध्यान से समझिए, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहां मैंने कुछ रख दिया, क्या रखूं, माचिस का डब्बा रख देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैंने रख दिया इसको, चलिए, हाँ ये सही है, ये ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो, ये ऐसे एकदम फ्लैट है। अब मैं इसे उठा रहा हूं, इतना उठा दिया, कुछ ना कुछ एंगल बना, नहीं गिरा। देखो, कुछ ना कुछ एंगल यहां बन रहा, नहीं गिरा। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, और ये सरकने की कोशिश में है, लेकिन मेरी हथेलियों ने इसे रोक रखा है। फिर से देखिए, ये ठीक है, ये अब ध्यान से देखिए, अब तो फर्स्ट क्लास सस रहेगा। यहाँ एंगल देखना, यहाँ कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। ये मैं ऐसे रख देता हूँ, अब देखो ध्यान से, स्लाइड हुआ, मतलब ये एंगल पर ये स्लाइड हो रहा है, उससे पहले स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये मिनिमम एंगल, मतलब इससे अगर मैं ज्यादा दूंगा तो ये फटाक से हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। इससे कम में ये स्लाइड नहीं हो रहा, इस एंगल पर ये स्लाइड हुआ, मतलब इससे ज्यादा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक स्लाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये जो मिनिमम एंगल है, जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। बात समझ में आ रही? मतलब वो मिनिमम एंगल ऑफ रिपोज को क्या कह सकते? द मिनिमम एंगल एट विच object starts sliding is known as angle of repose, angle of repose। बात समझ में आ रही? is known as angle of repose। इसकी वैल्यू कैसे? मान लीजिए कि इस थीटा एंगल पर ये ऑब्जेक्ट एम स्टार्ट करता है स्लाइड करना, ठीक, इस मिनिमम डेट इज थीटा, मान लीजिए इसको थीटा से दिखा रहे हैं, ठीक है, थीटा से दिखा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इस पर एफबीडी, इसका एफबीडी बनाओ, ये कुछ ऐसा है, यहां मास ये थीटा, तो ये मास एम है, तो नीचे आएगा एम जी, इधर आएगा एम जी, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये आ गया एम जी कॉस थीटा, इधर आएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और इसका ये किधर खिसकना चाह रहा है? इधर। इसका इंटेंशन किधर है ना? फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए आप एक और पॉइंट दिमाग में रख सकते हो कि इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है। जिधर इंटेंशन चाहत होगी मोशन की, उसके विपरीत, उसके अपोजिट लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका इंटेंशन किधर है? ये किधर गिरना चाह रहा है? नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, ये लगा फ्रिक्शन। अब मुझे इस थीटे की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। n इज इक्वल टू कितना? एम जी कॉस थीटा, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और f इज इक्वल टू क्या? एम जी साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, f अपॉन n कर दें तो f की वैल्यू एम जी साइन थीटा, n की वैल्यू क्या है? एम जी कॉस थीटा। तो एम जी से एम जी डिचक, तो क्या बच गया इधर? tan थीटा। अच्छा, f फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन अपॉन एन, एन से एन हो गया डिचक, तो tan थीटा बराबर किसके आ गया? ओ माय गॉड सर, यहां तो एक और चीज है, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज ऑल्सो इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब टेंजेंट ऑफ
एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ये आगे का आप समझ लेना, और इज इक्वल टू क्या, इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यस, tan अल्फा, मैं उतना नहीं लिखूंगा, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो दो तरह के एंगल आपको समझने थे। अब इस पर और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझेंगे। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट कर ले ताकि यहां पर मैं कुछ लिख सकूं। ये आपने पहले लिखा होगा, ये आपने लिखा होगा, लिख लिया होगा। इस वाले हिस्से को मैं मिटा दूं, ठीक है, और लिख दूं tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है? tan थीटा क्या है, सॉरी tan अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या रिपोज। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए, फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? 1 2 3 1 2 3। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है? इसे मिटा दो पूरा, इसकी अब कोई जरूरत नहीं। देखिए ध्यान से देखें, अगर इसका FBD फिर से बनाए, FBD इसकी FBD फिर से बनाते हैं, M, ठीक है? FBD, ये थीटा है, ठीक है? ये थीटा है, नीचे लगा mg, इधर लगा mg cos थीटा, ठीक है? mg cos थीटा, ये थीटा, ये नॉर्मल, ठीक है? इधर लगेगा फ्रिक्शन क्योंकि इसका इंटेंशन ऑफ मोशन इधर है, जो कितना है? mg sin थीटा, ठीक है? mg sin थीटा, ठीक है? आया कितना आया है? हमें अभी जस्ट हमने फाइंड किया है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अब ध्यान से देखें, अगर एक चीज समझना है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अब ये चीज है, तो इसके केस फर्स्ट में क्या है? केस फर्स्ट कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ये वाला केस तो आ गया एंगल ऑफ रिपोज का, ये वाला केस किस में आ गया? एंगल ऑफ रिपोज का, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है? ये एंगल ऑफ रिपोज जो अभी जस्ट हमने समझा। यस सर, समझ में आ गई है बात। केस 2 देखें ध्यान से, ये तो अभी जस्ट हमने समझा ना कि अगर इतना है, अगर इतना है, इसी चीज को तो यहां लिखा हमने कि अगर इतना है, अगर इतना है तो इसका मतलब यह है कि एंगल ऑफ रिपोज, अगर इतना है इसका मतलब यह है कि इस एंगल पर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड। बात समझ में आ रही है? दूसरे केस को देखें, केस 2, अगर थीटा लेस देन हुआ tan इनवर्स म्यू के, अगर थीटा tan इनवर्स म्यू के कम हुआ, मतलब अगर इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लीजिए ना, अगर tan थीटा लेस देन हुआ म्यू के, तब ओ माय गॉड, मतलब कि बराबर पर तो वो स्टार्ट्स करेगा स्लाइड करना, मतलब अगर ये इक्वल है तो ये स्टार्ट्स टू स्लाइड, लेकिन इससे कम हुआ तो वो स्लाइड ही नहीं करेगा, और वो जब स्लाइड ही नहीं करेगा तो इस केस में नो स्लाइडिंग, और जब नो स्लाइडिंग होगा तो एक्सेलरेशन कितना? 0। एक्सेलरेशन कितना? 0। बात समझ में आ रही? स्लाइड करेगा ही नहीं। और अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि क्या F और mg sin थीटा इक्वल है? अगर वो स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, इस वजह से वो उसको मूव करने, स्लाइड करने नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही? ये दोनों फोर्स बराबर, मतलब कि इस केस में
एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन किसके बराबर, mg साइन थीटा के बराबर, mg साइन थीटा के बराबर। बात समझ में आ रही है? किसके बराबर, mg साइन थीटा के बराबर। ये केस फर्स्ट, ये केस टू। अब केस थ्री की बात करते हैं। केस थर्ड, एक केस हमने पढ़ा जिसमें जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, मतलब एकदम पिक है वो, मतलब पिक क्या कह सकते हैं, एकदम स्टार्ट्स टू स्लाइड। और दूसरे केस में क्या है, नो स्लाइडिंग, क्योंकि वो कम है। अब आपको पता चल गया होगा कि थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, इसका मतलब कि tan थीटा बड़ा होगा किससे, म्यू से। और अगर tan थीटा बड़ा होगा म्यू से तो जाहिर सी बात है देयर विल बी स्लाइडिंग, देयर विल बी स्लाइडिंग, देयर विल बी स्लाइडिंग, है ना, वहां पर स्लाइडिंग होगा। और स्लाइडिंग होगा तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स निकालिए। इफ नेट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन एम। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, तो नेट फोर्स निकलेगा मतलब इस केस में, है ना, देयर विल बी स्लाइडिंग, दैट इज इफ mg साइन थीटा, ठीक है, mg साइन थीटा क्या ग्रेटर देन है फ्रिक्शन से, तभी तो स्लाइड करेगा। mg साइन थीटा बड़ा है और फ्रिक्शन छोटा, ये कब, जब आपका tan थीटा बड़ा है किससे, म्यू से, तो एक्सेलरेशन होगा। देयर विल बी स्लाइडिंग दैट इज mg साइन थीटा। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, तो mg साइन थीटा बड़ा है, उसमें से घटाएंगे किसको, f को, बाई m। तो a इज इक्वल टू आएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, यहां निकाल लो ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एन। तो म्यू, और यहां ध्यान से देखिए एन किसके बराबर, mg cos थीटा के बराबर। एन किसके बराबर, mg cos थीटा। क्या फ्रिक्शन की जगह हम ये लिख सकते हैं, फ्रिक्शन की जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख दो यार, क्या दिक्कत है। म्यू mg cos थीटा अपॉन m। क्या m कॉमन लेकर डिस्चिक कर दोगे, m कॉमन लेकर के डिस्चिक, m कॉमन करके डिस्चिक तो कर दो, तो क्या हो जाएगा, m कॉमन करके डिस्चिक करोगे तो n कॉमन करके जब डिस्चिक करोगे तो m तो बचेगा g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा उस ऑब्जेक्ट में। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कुल बिल बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रही है मेरे को। बात समझ में आई, नोट कीजिए इसको फर्स्ट क्लास। ये एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये तीन केसेस बेहतरीन अंदाज में हमने समझ लिया है। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो बेसिकली आपने यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ भी ली है और नोट भी कर लिया है। अब यहां पर एक पॉइंट हम लोग समझेंगे और फिर न्यूमेरिकल करते हैं। पॉइंट आपने समझ लिया कि थीटा इतना होगा तो एंगल ऑफ रिपोज, केस 2 अगर इतना हुआ तो नो स्लाइडिंग, मतलब नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। और अगर ये है तो इसका मतलब चलेगा भाई, चलेगा। तो ये चलेगा की केस है, ये नहीं चलेगा की केस है, और ये तो जस्ट स्टार्ट वाली केस। अब मान लीजिए हमारे पास सवाल क्या है, क्वेश्चन, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, ठीक है। इस मास को मान लीजिए 2 kg, इस मास को कितना मान लो, 2 kg। म्यू है 0.2, म्यू कितना है 0.2। अब और थीटा मान लीजिए 53 डिग्री, थीटा मान लीजिए 53 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, पॉज करो, बेशक पॉज करो और क्वेश्चन करो। अगर तुमने समझ लिया है तो बेशक पॉज करो। नहीं चलने का केस ये है, ठीक है, नहीं चलने का केस मतलब एफ किसके बराबर, mg साइन थीटा के बराबर। और चलने का केस कि एफ ग्रेटर देन क्या हो, mg साइन थीटा ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, फ्रिक्शन के। तो आओ करते हैं सवाल हम लोग अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से सवाल करते हैं। ये एबीडी रहने देता हूं, ठीक है, एबीडी रहने देता हूं, ये केसेस मिटा देता हूं, ठीक है।
ये इतने में चल जाएगा, ठीक है। ये केस 2 और केस 3 का बेसिकली काम है, मैं रिलेट करने के लिए ही आपसे कहता हूं, ठीक है। 0.4 नहीं, रुक जाओ, और 0.2 नहीं, 0.4 कर लो इसको, ठीक है, 0.4, तब ये अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। 0.4, ठीक है, 0.4। आइए सवाल करते हैं। 0.4 लेकर बनाना है, ठीक है। 0.2 पर लेकर आपने बनाया होगा तो भी अच्छी बात है, 0.4 लेकर बनाते हैं। आइए, फ्रिक्शन नॉर्मल mg, m कितना है भाई? सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ। कौन सी ट्रायंगल सर? 53 डिग्री वाली। 53, 5, 3, 37 और ये 4। अब बनाओ यहाँ। m कितना है? m 2, 10, cos 53, ये 53 है, ये 53, ठीक है, ये 53, ये 53, ये 53, ये 53, ये भी 53 है, जहां जहां थीटा था उसको 53 cos 53, 3/5, 3/5, 5 से 2 गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 न्यूटन, 12 न्यूटन आया, ठीक है, 12 न्यूटन, ठीक है, 12 न्यूटन आ गया। अब यहां पर ये हमने निकाले, mg साइन निकालो, तो 2 गुने 10 गुने साइन 53, 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 न्यूटन, ठीक है, 16 न्यूटन, 12 न्यूटन। फ्रिक्शन निकालना, आप निकालते हैं। ये है 16 न्यूटन, मतलब mg साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 16 न्यूटन। फ्रिक्शन निकालो। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन। फ्रिक्शन निकालेंगे म्यू एन। म्यू कितना है? 0.4 इंटू एन कितना आया? एन कितना आया? 12। तो 12 चौके 48, 4.8 न्यूटन, ठीक है। अगर आप 0.2 लेते, मतलब जो पहले, तो कोई दिक्कत नहीं। 0.2 से अगर तुम करते, जो इससे पहले मैंने लिखा, 12 दूनी 24, 2.4 न्यूटन, कोई खास फर्क नहीं, डबल आ गया और क्या आ गया, और कुछ नहीं। तो अगर ये भी केस लिया है आपने और ये भी है, हमने तो ये बनाया है, दोनों ही केस, कोई इसमें रॉकेट ये नहीं है, लफड़ा नहीं। आप देखिए कि mg कितना है? 16, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 4.8 है, जब म्यू है 0.4, और 0.2 पर 2.4 है, मतलब फ्रिक्शन कम है, मतलब चलने वाली केस। और जब चलने वाली केस है तो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। चलने वाली केस है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। आइए एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें कुछ फर्क नहीं है, आप इसे मिटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या उसी पर बनाओ। अगर आपने बनाना शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन, तो एफ नेट कितना आया? एफ नेट आया 16 माइनस 4.8, तो 4.8 हो जाएगा ये 11.2, है ना, 11.2, यस सर, 11.2 न्यूटन एफ नेट आ गया। एक्सेलरेशन कितना होता है? एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट कितना? 11.2 भाग दो इसको कितना से? 2 kg से डिवाइड दो, तो ये आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? नोट कीजिए इसको, फर्स्ट क्लास, है ना। 0.2 लेते अगर तो ये कितना आता है? 2.4 माइनस करो, वहां पुट करो, एक्सेलरेशन कुछ और होगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, फटाक से नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और पॉइंट समझेंगे। चलिए, तो आपने यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ ली है, नोट भी कर लिया। अब एक पॉइंट और हम लोग इसी से रिलेटेड समझते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम सब कुछ यही रहने वाला है, ठीक है। और जो समझने की बात है वो मैं अभी कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इसलिए देखें ध्यान से एकदम, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। काम क्या करेंगे हम? तो काम बस एक छोटा सा काम ये करेंगे, है ना, छोटा सा काम, एकदम छोटकू सा छोटा सा काम हम ये करेंगे कि 0.4 को मिटा करके 0.5 पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं सवाल, बेहतरीन अंदाज में सवाल समझेंगे, ठीक है, बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन। अब ध्यान से देखिए, इसका बनाते हैं FBD 53,
एकदम 53 डिग्री, यस सर 53, ठीक है 53 है ना। 2 kg, 2 kg नीचे लगा कितना mg, mg लगा mg cos 53, mg cos 53, 53 डिग्री 53 53। अच्छा mg cos 53, mg cos 53 कितना आएगा 2 10 और cos 53 यहां से निकाली 3/5, 3/5। इस चौक की शुरुआत ही इसी से हुई है 3/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 न्यूटन, 12 न्यूटन आ गया, ठीक है भैया। इधर आएगा mg sin 53, 2 गुने 10 गुने sin 53 4/5, 5 से गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 न्यूटन, ठीक है 16 न्यूटन, ठीक है 16 न्यूटन। फ्रिक्शन लगेगा इधर, ये लगा नॉर्मल रिएक्शन, ये लगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब समझते हैं सवाल क्या है, ये हमने बीडी बना लिया। सवाल ये है कि फाइंड द मिनिमम, फाइंड एफ मिनिमम, फाइंड एफ मिनिमम सो दैट 2 kg इज इन रेस्ट, इज एट रेस्ट, 2 kg इज एट रेस्ट। आपको वो मिनिमम फोर्स निकालना है जो लगाने पर, वो मिनिमम फोर्स, ये जो मिनिमम फोर्स निकालना है आपको जिस पर ये 2 kg रेस्ट पर रहे। सवाल यही है। हमने सारा एबीडी बना करके हिसाब बारी निकाली। अच्छा एफ मिनिमम, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ये एक्चुअली में आपको बताता है मैक्सिमम फ्रिक्शन का, ये एक्चुअली में क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन या मैक्सिमम ताकत ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस दे सकता है। ये जो फॉर्मूला ये वही चीज बता रहा है। द मैक्सिमम फ्रिक्शन जो सरफेस दे सकता है उसकी सबसे ज्यादा ताकत क्या है, ये वही बताता है। निकाल लेते हैं म्यू कितना है, म्यू कितना है, म्यू 0.5 इंटू एन, एन कितना है 12, एन कितना है 12, एन है 12, ठीक है 10, 5 दूनी 10 और 2 छक 12। फ्रिक्शन कितना आया 6 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना आया 6 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा है 6 न्यूटन फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। नीचे फोर्स कितना है 16 न्यूटन, फ्रिक्शन ऊपर 6 लग रहा है। मिनिमम फोर्स, अब ध्यान से समझना है। अब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से समझें तो बहुत बहुत फील के साथ मजा आएगा। ध्यान से देखिए, हम यहां लिख रहे हैं एफ अप्लाइड, एफ अप्लाइड जो मैं लगाने वाला हूं, एफ अप्लाइड। उसके बाद एफ अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, ठीक है फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। कितना मिनिमम हम लगाएंगे नीचे से, कितना मिनिमम, तो ध्यान से देखिए, एकदम फील के साथ समझना है, एकदम फील के साथ मैं यहां बना दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक एकदम फील के साथ समझना है। 2 kg का ये ब्लॉक, इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, स्मॉल है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। अच्छा इधर नीचे mg साइन थीटा कितना लग रहा है, ठीक है mg साइन थीटा कितना लग रहा है, तो 16 न्यूटन, 16 न्यूटन। आपको ये एफ लगाना है, आप यही एफ लगा रहे हैं, ठीक है ये एफ लगा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, उधर लग रहा है 6, इधर लग रहा है 16। मिनिमम आप कितना लगाइएगा जो ये रुका रहे। रुकना मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तब होगा जब दोनों तरफ का फोर्स इक्वल हो। दोनों तरफ का फोर्स इक्वल करने के लिए ध्यान से देखिए, इधर 16 लग रहा है, उधर 6 लग रहा है, मतलब हमें उधर में ही लगाना है। अच्छा उधर में कितना लगाएंगे जो ये रुका रहेगा, तो 10 न्यूटन। अगर हम ये 10 लगा दें, अगर हम ये 10 न्यूटन लगा दें तो 10 और 6, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 10 और 6 16 और 16। ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स। तो मिनिमम फोर्स रोकने के लिए हमें कितना, ये बात समझ में आ रही है आपको कि हम कितना लगा रहे हैं 10 न्यूटन, ताकि 10 और 6 दोनों का डायरेक्शन सेम है। 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 न्यूटन हम इधर लगा दिए, 16 इधर लग रहा है। नेट फोर्स कितना 0, मतलब रुका रहेगा। एक्सेलरेशन कितना 0। तो पहला
अगर हम 10 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी कितना लगाएगा? 10 न्यूटन हम लगा रहे हैं, फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। अच्छा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। 6 न्यूटन अपवर्ड, UW अपवर्ड। एक्सेलरेशन कितना? 0। यस सर, ये मिनिमम हम लगा सकते हैं, है ना, ये सबसे कम लगा सकते हैं। अच्छा, हम अपनी फोर्स को बढ़ाते चले जाए अगर, है ना, अगर हम अपने ये जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, ये जो क्वेश्चन था यहां पर खत्म हो गया। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। 10 न्यूटन पर वो नहीं चलेगा, हमने 10 से बढ़ा के कितना लगा दिया? 12 न्यूटन। हमने अब कितना लगाया? 10 वाली कहानी खत्म है, 10 को मिटा दो। अब हमने कितना लगाया? 12। अब हमने कितना लगाया? 12। अब जब हमने 12 लगाया है तो 12 लगाया है तो इसको रुके रहने के लिए फ्रिक्शन कितना लगाएगा? अब ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6 मैक्सिमम है ये, इसके पास 6 अवेलेबल है। इसको रोके रखने के लिए इधर कितना चाहिए हमको? इसको रोके रखने के लिए इधर हमको चाहिए 16। इसमें से हमने एक F है और एक F फ्रिक्शन है, इधर चाहिए 16। एक हमको चाहिए F अप्लाइड और एक चाहिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने कितना लगा दिया? 12। तो 16 पुराने के लिए फ्रिक्शन कितना लगाएगा? 4 लगा सकता है ना, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम कितना है? 6। अगर मान लीजिए मैक्सिमम आपके पास 10 रुपया है और मैं बोलूंगी भाई मुझे 8 रुपया दे, तो आप तो 8 रुपया दे ही दीजिएगा, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम कितना है? 10। उससे कितना भी कम मांगेंगे आप फटाक से दे दोगे, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है? तो F कितना हो गया? 12 और फ्रिक्शन कितना हो गया? 4। मतलब फ्रिक्शन के पास 6, हमने 12 लगा दिया, तो फ्रिक्शन अब कितना लगाएगा? 4 लगाएगा। कितना? 4 न्यूटन। किधर? अपवर्ड। एक्सेलरेशन कितना? 0। हमने बढ़ा के अब कितना कर दिया? 14 न्यूटन। हो 14 न्यूटन अब हमने कर दिया, ये 14 हो गया। अब ये 14 हो गया तो फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम है, ये मैक्स। तो फ्रिक्शन अब कितना लगाएगा? तो यहां लिख दो, 12 लगाया तो 4 देगा, 14 लगाया तो ये 2 देगा, क्योंकि 16 पुराना है, 16 पुराना है तो ये 2 दे देगा। ओ हो अपवर्ड। एक्सेलरेशन अभी भी कितना? 0। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये जो कहानी मैं बता रहा हूं अभी, क्योंकि अभी ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, अब हमने कितना लगा दिया? 16 न्यूटन। हमने 16 लगा दिया, 16 लगा दिया भैया, हमने 16 लगा दिया। फ्रिक्शन क्या लगाएगा? 0। कहेगा मुझे अब नहीं लगाना। भाई तू ही लगा ले, और तू तो लगा ही रहा है, तो मैं क्यों लगाऊं? 0 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना? 0 सब क्या मतलब? नीचे 16 है, आप भी तो 16 लगा रहे हो। अब समझिए ध्यान से, ये जो रेंज था, 16 को यहां लिख दो, 16। ये जो रेंज था, इस रेंज में ये सारे फ्रिक्शन कहां लग रहे हैं? अपवर्ड। सारे फ्रिक्शन कहां लग रहे हैं? अपवर्ड। अब आपने 16 से कितना कर दिया? 18 न्यूटन। अब आप कहिएगा कि सर ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। ठीक है, आपने कितना कर दिया? 18 न्यूटन। अब आप ऊपर कितना लगा रहे हो? 18 न्यूटन, है ना। अब आप कितना लगा रहे हो? ये कहां कितना लिखा था? 16, 18 न्यूटन। अब आप कितना लगा रहे हो? 18 न्यूटन। कितना लगा रहे हो? 18 न्यूटन। ये सब अब यहां से समझिए नई कहानी। अब आपने कितना लगाया? इफ अप्लाइड 18 न्यूटन। तो 18 न्यूटन। आप कहिएगा कि सर चलेगा ये? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? फ्रिक्शन क्या चाहता है? बिल्कुल भी चलने नहीं देना है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं चलने ही नहीं दूंगा, चाहे जैसे भी कर लो, मैं चलने दूंगा ही नहीं। ये फ्रिक्शन है। अभी तक आप उधर लगा रहे थे तो फ्रिक्शन उधर लग रहा था कि भाई तू मेरा साथ दे, इसको मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। अब आपने 18 लगाया तो फ्रिक्शन बोलेगा कि भाई मैं तेरा मतलब पार्टी बदल लिया। अभी तक मतलब कि 16 तक फ्रिक्शन किसके साथ था? अप्लाइड के साथ, जिसकी वजह से ये नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने 18 कर दिया, फ्रिक्शन पलट जाएगा कि नहीं तेरे साथ नहीं, अब मैं 16 वाले के साथ आऊंगा। और फ्रिक्शन अब यहां से फ्रिक्शन लगने लगेगा डाउनवर्ड। और कितना लगेगा? तो 18 पुराना है, मैक्सिमम इसके पास कितना है? 6। तो फ्रिक्शन लगेगा 2 न्यूटन, क्योंकि 16 नीचे है ऑलरेडी,
मतलब इसकी फिगर अगर इसका अगर मैं फिगर बनाऊं, ये ऊपर वाला मिटाओ, ये ऊपर वाला मिटाओ, देखो ध्यान से, ये तो ये वाली केस हो गया। अब ये वाली केस देखो, 2 kg आपने ऊपर कितना लगा दिया, ऊपर लगाया आपने 18 न्यूटन, 16 न्यूटन पहले से लग रहा है नीचे। फ्रिक्शन क्या करेगा, जो फ्रिक्शन अब तक ऐसे लग रहा था वो पलट कर ऐसे लगेगा, क्योंकि अब इसका इंटेंशन किधर है, ऊपर ही है। इंटेंशन ऊपर है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, और कितना 18 पुराना है ना, तो 2 न्यूटन लगेगा। ये 16 2 18। अब ये 2 न्यूटन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, 0। बात समझ में आई, कितना लगेगा, डाउनवर्ड। अब 20 न्यूटन, 20 लगा, हमने कितना लगाया, 20। याद रखिए फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम 6 है, वो उसमें से कम कितना भी दे सकता है, मैक्सिमम कितना देगा, 6। अब हमने ऊपर लगाया कितना, 20। तो फ्रिक्शन अभी जो 2 लगा रहा था वो अब फ्रिक्शन कितना लगाएगा, 4, ताकि 16 4 20 नहीं चलने देगा, 4 न्यूटन डाउनवर्ड, 0 एक्सेलरेशन। अब हमने फोर्स लगाया कितना, 22। तो फ्रिक्शन कितना लगाया, हमने लगा दिया 22। फ्रिक्शन 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 16, मैक्सिमम 6, फ्रिक्शन कितना लगा देगा, 6 न्यूटन। कितना लगा दिया, 6, क्योंकि 6 उसका मैक्सिमम है, 16 6 22, ये लगा दिया 6 न्यूटन। किधर, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन अभी भी कितना है, 0। एक्सेलरेशन अभी भी कितना है, 0। तो इस सारे केसेस में नहीं चलने वाला। मिनिमम फोर्स कितना, 10 न्यूटन। सवाल आएगा मिनिमम फोर्स कितना लगाएं जो वो रुका रहे, 10 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं जो वो रुका रहे, 22 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, दिमागा विच जा रही है, फर्स्ट क्लास समझ में आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रही है। ये है आपका एफ मिनिमम और ये है आपका एफ मैक्सिमम, जिस पर वो रुका रहेगा। यहां तक जो फ्रिक्शन है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे ही आप बढ़ाओ, 24 लगाओ, एक्सेलरेशन 24 लगाओ। अब आप कितना लगा रहे हो ऊपर, 24, 24। नीचे कितना लगा सकता है ये बेचारा, 22। ये तो इससे ज्यादा तो ये स्विच नहीं कर सकता। कितना बढ़ा सकता है, 6 तक, तो 16 6 22। तो ऊपर लगा रहे हो 24, नीचे लग रहा है 22 न्यूटन। तो 24 में से 22 गया तो 2, तो एफ नेट आया 2 और मास कितना है 2। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। ये लगाएगा 24। अब ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये कैसा फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक, जो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि मिनिमम फोर्स जिस पर वो रुका रहे, मैक्सिमम फोर्स जिस पर वो रुका रहे। इससे आपको क्या क्या चीजें समझ में, इससे ये चीजें समझ में आई कि फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो रोके रखने के लिए पार्टी बदल सकता है। यहां तक, इस तक ऊपर लग रेला था, इसके बाद नीचे लग रेला है, ताकि इसका मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, मकसद ये है कि इस 2 kg को रोके रखना है एट एनी कॉस्ट। और ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 6। तो उससे कम जितना भी चाहिए होगा ये देता जाएगा, और जब मैक्सिमम की बात आएगी तो मैक्सिमम लगाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन स्विच कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है। नोट कीजिए इसको, फर्स्ट क्लास समझ में आया होगा, भेजा में घुस गया होगा। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। आइए तो एक सवाल करते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन क्या, इसमें क्या है, पॉज कीजिए और बना सकते हैं आप, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले बीडी बनाओ, 37 डिग्री है, एफबीडी बनाइए। 2 kg है तो नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा mg, ये भी 37 होगा तो mg cos 37। ठीक है, ट्रायंगल बना लो, 53 5 3 37 4,
ठीक है, ट्रायंगल बना लीजिए, इससे आपको cos 37 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ये आ जाएगा mg sin 37, ये आ गया नॉर्मल, ठीक है, ये आ गया नॉर्मल। ये इधर लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि इंटेंशन ऑफ मोशन इधर है, आप इधर फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन। तो हम सबको उधर रिजॉल्व करेंगे जिधर एक्सेलरेशन, ये किधर अल्टीमेटली ये किधर स्लाइड करेगा, या तो इधर, या मतलब या तो इस ऐसे ही ना, इस वाले एक्सिस पर। तो हम सबको इसी एक्सिस पर रिजॉल्व करके लाएंगे ताकि हमें मालूम चल जाए, ठीक है। तो ये 37 है, तो ये भी 37 होगा। अब ये 37 है तो 20 का इधर आ जाएगा 20 cos 37, ठीक है, और इस 20 का इधर आ जाएगा 20 sin 37। यस सर, 20 sin 37 क्या था, आप निकालो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब n की वैल्यू निकालिए, है ना, n की वैल्यू निकालिए। n की वैल्यू, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये n किसके बराबर है, 20 sin 37, 20 sin 37 प्लस 20 sin 37 प्लस mg cos 37। तो mg भी क्या 20 ही होगा, यस सर, 20 cos 37, cos 37, दोनों में से 20 कॉमन कर लीजिए। sin 37 यहां से sin 37 3/5 प्लस, या कॉमन मत करो, काटने में आसानी होगी, 3/5 प्लस 20 गुने 4/5 होगा cos 37, 4/5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, कितना आ गया 12 प्लस 16, कितना आ गया 16 और 12, 16 और 12 हो जाएगा आपको, 16 और 12 हो जाएगा 28 न्यूटन, 16 और 12 हो गया 28 न्यूटन, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू कितना हो जाता है म्यू एन। तो F इज इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू कितना है, म्यू है आपका कितना दिया गया 0.2 इंटू एन कितना 28, कितना आ गया ये 28 दूना 5.6, ठीक है, 5.6, 8 दूनी 16 दूना, फ्रिक्शन कितना आ गया 5.6 न्यूटन, फ्रिक्शन आ गया 5.6 न्यूटन, ठीक है, फ्रिक्शन आ गया 5.6 न्यूटन, फ्रिक्शन आ गया है 5.6 न्यूटन। अब फ्रिक्शन जब आ गया 5.6 न्यूटन, तो अब निकालते हैं mg sin 37। नाउ mg sin 37, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, अभी जो हमने समझा उसी पर सवाल है। mg sin 37 निकाली, 2 गुने 10 गुने a, और sin 37 हमने निकाला 3/5, कितना हो गया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 न्यूटन, ठीक है, कितना आ गया 12 न्यूटन, ये 12 है, ठीक है। फ्रिक्शन कितना है 5.6। अब ध्यान से समझिए, 12 न्यूटन किधर लग रहा है, ठीक है, नीचे, मतलब कि ये ब्लॉक, ठीक है, 2 kg का, इस पर नीचे लग रहा है 12 न्यूटन, इस पर नीचे लग रहा है 12 न्यूटन, ठीक है, 12 न्यूटन नीचे लग रहा है, कितना 12 न्यूटन। अब आपने जो फोर्स लगाया उस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर, तो आपने जो फोर्स लगाया 20 न्यूटन, उस 20 न्यूटन का एक कंपोनेंट ऊपर, ये जो 20 आपने लगाया, यही 20 यहां है, इसका एक कंपोनेंट ऊपर 20 cos 37, कितना है 4 चौके 16, ये 20 का कंपोनेंट, 16 न्यूटन 20 का कंपोनेंट है। अब ध्यान से समझिए, नीचे कितना लग रहा है 12 न्यूटन, ऊपर कितना लग रहा है, आपने जो 20 लगाया है उस 20 का एक कंपोनेंट है ये, जो कि 16 है, और एक कंपोनेंट जो नीचे है 20 sin 37, ये कितना है 4 तिया 12, ये 12 है, ये 16 है। तो आप नीचे लग रहा है 12, ऊपर आप लगा रहे हैं 16, मूव करेगा कि नहीं करेगा, मूव करे, आपके दिमाग में आएगा 16 12 4 का डिफरेंस है, मूव करेगा नहीं भैया, फ्रिक्शन कितना है मैक्सिमम 5.6, तो ये पूरी एड़ी चोटी लगा देगा, चलने ही नहीं देगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे, ऊपर जाएगा तो नीचे लगेगा, नीचे और ब्लॉक जाएगा तो ऊपर लगेगा, कौन फ्रिक्शन।
ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन का काम नीचे लगेंगे, ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन का काम ऊपर लगेंगे। मैक्सिमम ये है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर लग रहा है 16, तो उसको रोके रखने के लिए फ्रिक्शन के पास अवेलेबल कितना है? 5.6, मतलब मैक्सिमम है। इसमें से क्या ये 4 इसमें लगाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा 4 न्यूटन, ताकि उसको ये करे। तो इस बात को मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू में से, मैक्सिमम जो कि कितना है 5.6 न्यूटन, वैल्यू में से यह 4 न्यूटन लगाएगा, 4 न्यूटन लगाएगा नीचे की तरफ, ताकि 16 न्यूटन को कैंसिल करके ब्लॉक को रोक दे, कैंसिल करके ब्लॉक को रेस्ट में रहने दे, ब्लॉक को रेस्ट में रहने दे, है ना। फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक, क्योंकि वो चलने ही नहीं देगा। और एक्सेलरेशन कितना? 0। फर्स्ट क्लास समझ में आया होगा आपको ये न्यूमेरिकल। अभी इससे पहले जो हमने बातें समझी उसी पर ये सवाल था बेसिकली, कि किस तरह से फ्रिक्शन मतलब लगेगा, एक्ट करेगा, मतलब वो अपना डायरेक्शन पार्टी बदल लेता है। ना तो ऊपर लगेगा, अगर ऊपर ब्लॉक जा रहा है तो नीचे लगने लगेगा, नीचे अगर ब्लॉक जा रहा है तो ऊपर लगने लगेगा। मतलब वो अपना मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही साइड लगाएगा, नीचे भी ऊपर में भी, ताकि ब्लॉक को क्या कर सके? रोक के रख सके। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। फर्स्ट क्लास A1 स्टाइल में फ्रिक्शन हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन के साथ। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, इस बेल आइकन को दबाइए। अगर यही सवाल अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से ले ले कि अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा दे, ठीक है, ये एक सरफेस है, ये कटोरा है, ठीक है, ये कटोरा है और इस कटोरे का रेडियस है r, और इस कटोरे से एक ब्लॉक यहां लगा हुआ है जिसका मास है m, और ये है थीटा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और आपसे कहा जाए कि फाइंड थीटा मैक्स फॉर विच ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये सवाल आपसे किया गया कि मैक्सिमम थीटा की वैल्यू बताइए जिसके लिए ब्लॉक क्या किस में हो? रेस्ट में हो। बच्चा परेशान, टेंशन में, अरे बाप रे, तो कर्व सरफेस आ गया भैया, सर ही नहीं बनेगा। अरे कुछ नहीं है भाई, कर्व सरफेस से डरने की जरूरत नहीं है। कर्व सरफेस नोट में लिख लो तुम, कर्व सरफेस इज नथिंग, कर्व सरफेस इज nothing but inclined surface, वो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? inclined surface। देखने के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर लो, देखने के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बात समझ में आ रही है? मतलब एक कर्व सरफेस देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कर्व सरफेस एक्चुअली में क्या है? कुछ नहीं है, वो एक इंक्लाइन प्लेन। कैसे? तो देखिए, ये है, ये R, यहां ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है M, यहां से एक ये थीटा है ना, ध्यान से देखो, ये थीटा है, तो ये एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या है यार, अब इतना मैं मिटा दूं तो सवाल तो यही है जो अभी हमने किया। कितना लग रहा है नीचे? mg, इधर कितना लगेगा? ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? देख लो, दोनों तरफ से वही है, mg cos थीटा। इधर कितना लगेगा? mg sin थीटा। अच्छा, दोनों को रुके रहने के लिए फ्रिक्शन कितना होगा? तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एन, मतलब म्यू mg cos थीटा। और रुकने के लिए एट रेस्ट के लिए mg साइन थीटा बराबर होना चाहिए किसके? mg
म्यू एम जी कॉस थीटा के, तो कॉस सॉरी एम जी से एम जी गया डिचिक डिचिक, तो tan थीटा बराबर म्यू, क्या था यार। तो कर्व सरफेस देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। कर्व सरफेस बस आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, पाड़ा बोला दे दे, इलिप्स दे दे, कुछ भी, उसके इक्वेशन से टेंजेंट फाइंड कीजिए और फिर सवाल बनाइए। कर्व सरफेस देखकर घबराने की बात नहीं। कर्व सरफेस बेसिकली क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। मतलब कर्व सरफेस बेसिकली क्या है? इंक्लाइंड सरफेस। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक की कहानी आप नोट कर लीजिए, A1 स्टाइल में यहां तक की कहानी नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूं। 1 2 3 डिचिक, 1 2 3 डिचिक। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बेहतरीन अंदाज में आपको ये फ्रिक्शन का ये लेक्चर बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्लास A1 स्टाइल में समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर रिकमेंड करें मेरे इस चैनल को, और उन्हें भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने में मदद दिलाएं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और इसके बाद बेसिकली इस लेक्चर में हमने सिंगल ब्लॉक के बारे में बात की। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डबल ब्लॉक, 2 ब्लॉक लेकर सवाल करेंगे। 2 ब्लॉक साथ में जुड़े हैं, 2 ब्लॉक स्ट्रिंग से जुड़े हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग और इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।